नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा, श्री कृष्ण राजकीय महाविद्यालय कव्वाली। आज के हमारी समीक्षा का विषय रहेगा प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा या ईदगाह कहानी की तात्विक समीक्षा। जब भी किसी कहानी की तात्विक समीक्षा की जाती है तो उसमें निम्नलिखित तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जिसके आधार पर किसी भी कहानी की समीक्षा हो सकती है। उन्हीं तत्वों को आधार मान करके आज हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे, जिसमें हमारे सामने पहला तत्व आता है कथानक। इस कहानी का कथानक रमजान के महीने में ईद के मेले की तैयारी से आरंभ होता है और यहाँ पूरा घटनाक्रम निम्न वर्ग से संबंधित है और सभी बच्चे बड़े ईद के मेले की तैयारियां कर रहे हैं। बड़ों को बहुत सारी चिंताएं हैं, जबकि बच्चों को केवल खुशी है कि वो ईद के मेले में जा रहे हैं। वहां से कहानी की शुरुआत होती है और फिर हमारे सामने ईद के मेले का पूरा घटनाक्रम उपस्थित होता है और इसमें हमें बहुत सारी घटनाएं जानने को मिलती हैं। तो इस कहानी का पूरा घटनाक्रम ईद के मेले पर ही शुरू होता है और ईद के मेले से नमाज अता करके आने पर खत्म हो जाता है। यह इस कहानी का कथानक है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कहानी की समीक्षा के लिए, वह होता है पात्र या चरित्र चित्रण। इस कहानी में हमारे सामने दो पात्र आते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि पात्रों का हम दो आधारों पर वर्गीकरण कर सकते हैं, मुख्य पात्र और गौण पात्र। तो हमारे सामने इस कहानी में दो मुख्य पात्र आते हैं, हामिद 5 वर्षीय बालक और अमीना वृद्धा महिला। और गौण पात्रों में आते हैं हामिद के मित्र मोहसिन, नूरे, सम्मी, अहमद। यह सब गौण पात्रों में आते हैं। कहानी का घटनाक्रम हामिद से और अमीना से शुरू होता है और मुख्य पात्र यही होते हैं और अंत में इनसे ही समाप्त हो जाता है। पात्रों के लिहाज से देखा जाए तो इस कहानी में बहुत अधिक पात्र नहीं है, आसानी से रोचकता बनी रहे इतने ही पात्र इसमें लिए गए हैं और सभी पात्रों में किसी प्रकार का कोई उलझाव नहीं है, बड़े ही सहज सरल पात्र हैं। तो पात्रों की दृष्टिकोण से भी यह कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। कहानी का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है संवाद या कथोकथन। संवादों के माध्यम से ही किसी भी कहानी का कथानक आगे बढ़ा करता है। तो इस कहानी को संवादों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें संवाद कम है, लेकिन जहाँ भी हैं वो बहुत ही रोचक और चुटीले बन पड़े हैं। उदाहरण के लिए जब हामिद मेले में जाता है और खिलौने न खरीदने की बजाय जब चिमटे वाले दुकानदार से चिमटे के बारे में जो बातचीत करता है, उसको हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, जब वह चिमटा खरीदने लगा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ नहीं है। कि बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही संवाद की दृष्टि से भले ही कम संवाद हैं, इस कहानी के संवाद बहुत ही रोचक, चुटीले व दिल को छू लेने वाले हैं। इस देश काल और वातावरण कहानी का चौथा महत्वपूर्ण आधार होता है। इस कहानी के तत्व के आधार पर जब हम समीक्षा करने बैठते हैं तो हम पाते हैं कि देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी यह कहानी श्रेष्ठ कहानी है। देश काल और वातावरण कहानी का वह तत्व होता है जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि इस कहानी का घटनाक्रम कब का है, क्या उस समय की परिस्थितियां रही हैं, कैसा उस समय वातावरण था। और इस कहानी के आधार पर देखें तो कहानी रमजान के महीने के आखिरी दिन की है। ईद आज है, ईद यानी खुशी का अवसर, और जब आदमी खुश होता है तो उसे चारों ओर खुशियां ही खुशियां दिखती हैं। तो आज का जब सूर्य उदय होता है उसका उस समय का वातावरण का चित्रण करते हुए
प्रेमचंद जी इस प्रकार से लिखते हैं, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़े जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते वक्त देर हो जाएगी। तो वातावरण का पूरा निर्माण किया गया है और बताने की पूरी सफल चेष्टा की गई है लेखक के द्वारा कि किस प्रकार की मनोदशा उस समय बालकों के या उस समय के जन के मन में थी ईद की तैयारी को लेकर के। कहानी का अगला बिंदु है, तत्व है भाषा शैली। कोई भी लेखक या रचनाकार अपने भावों को किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही कहेगा और उस कहने के माध्यम में भी वह एक शैली का प्रयोग करता है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों द्वारा एक जैसी बात नहीं कही जा सकती है, उसमें कुछ भिन्नताएं होती हैं और वही उस व्यक्ति की शैली ही उसे अन्यों से भिन्न बनाती है। ईदगाह कहानी, पूरी कहानी वर्णनात्मक और विवरणात्मक शैली में चलती है और बीच बीच में कहीं कहीं पर लेखक ने इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। ऐसा लगता है जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो कि मानो सारा घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने हो गया है, हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। चित्रात्मक शैली का एक और उदाहरण देखिए, जब ईदगाह में लोग पहुंच जाते हैं तो वहां के लिए जो चित्रात्मक शैली प्रयोग की गई है उसको देखिए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य है। लेखक ने वातावरण को जीवंत बनाने के लिए पात्रों के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कि इसमें सुई तागा जैसे देशज शब्द लिए हैं, तो वहीं अजीब, आसमान, जाजिम, बोझ जैसे अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। तो शीतल, संसार, चितवन जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर रचनाकार द्वारा, प्रेमचंद जी द्वारा किया गया है। कहानी का अगला तत्व है उद्देश्य। और जब भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ईदगाह कहानी हमें कई सारे उद्देश्य दिखलाती है कि प्रेमचंद जी के यह उद्देश्य भी रहे होंगे और यह भी रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहला तो हम पाते हैं कि दादी पोते का जो प्यार है वह दिखलाना चाहा है कि दादी के लिए हामिद एक जीवन धन है। उसने अपना बेटा खोया, अमीना ने, बहू मर गई। आज उसके पास दुनिया में अगर कुछ कहने को है तो वह एकमात्र वह भोला भाला बालक ही उसके पास है। उसका दुनिया में अलावा हामिद के कोई भी नहीं है। यही हाल
हामिद का भी है, उसके पास भी माँ बाप भाई बहन कुछ भी नहीं है। उसके लिए उसकी दादी ही उसकी पूरी दुनिया है और वह अपने दादी के दुख को समझ रहा था कि उसके पास चिमटा न होने के कारण उसके हाथ जलते हैं। जो 3 पैसे दादी ने उसको अपने पर खर्च करने के लिए दिए थे, उन्हीं 3 पैसों से वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि उसकी दादी के हाथ जब वह रोटियां बनाए तो ना जले, या फिर घर में कोई आग लेने आए तो वह चिमटे से पकड़ करके वह उसको आग दे। आमतौर पर बचपन चंचलता और नासमझी का पर्याय माना जाता है, लेकिन यहाँ प्रेमचंद ने यह सिद्ध करके दिखलाया है कि बचपन गंभीरता वाला भी हो सकता है और वह बहुत ही समझदारी भरा भी हो सकता है। हामिद जो कि 4-5 वर्षीय बालक ही तो है और उसके पास कितने अवसर थे कि वह जो 3 पैसे दादी ने दिए हैं वह उन्हें अपने पर खर्च कर ले, और दादी ने तो दिए ही इसलिए थे कि बच्चा मेले में जा रहा है तो कुछ खा पी लेगा, भूखा प्यासा तो न रहेगा और मेले में मजे करके आएगा। लेकिन बालक बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का था और उसकी तर्क शक्ति भी गजब की थी। वह अपनी तर्क शक्ति से सभी साथियों को परास्त कर देता है। तो यहाँ दिखाया कि बचपन केवल चंचलता और नासमझी का पर्याय नहीं होता है। व्यक्ति जिन परिस्थितियों में पल रहा होता है उन पर निर्भर करता है कि आपका बचपन कैसा है, कैसा होगा। तो यहाँ बालक की परिस्थितियाँ सामान्य नहीं थी। बिना माँ बाप का बालक है, गरीबी अभाव में निरंतर पल रहा है। देखिए उसके पास ईद के मेले में जाने के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं हैं, फिर भी उसे किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं है, ना ही उसके पास बहुत सारे संसाधन है, फिर भी वह अपनी परिस्थितियों में खुश है। उपरोक्त 6 तत्वों के आधार मान करके जब हम ईदगाह कहानी को इस कसौटी पर रखते हैं तो हम सभी तत्वों में उसको खरा पाते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी बहुत ही सफल कहानी है।